नमस्कार, जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चन। और आज की हमारी हिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चन की जो क्लास है वो हमारी आज की 18वीं क्लास है जी। वो रोजे के कारण थोड़ा लेट हो जाते हैं और इसलिए मैं आप लोगों से सभी से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आप 18, 18, 19, 20 मिनट आप इंतजार करते हैं, क्योंकि हमारी क्लास का जो टाइमिंग है वो 8 बजे का है और अब काफी हम लेट भी हो चुके हैं, क्योंकि वो रमजान का माह चल रहा है, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो जाता हूं जी। ठीक है, तो ये मेरे लिए थोड़ी समस्या है। और राम सिंह जी वेरी गुड इवनिंग, धर्मेंद्र जैन जी वेरी गुड इवनिंग, गीता जी वेरी गुड इवनिंग और निषाद जी वेरी गुड इवनिंग। तो आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है जी, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। थोड़ा रोजे की वजह से मैं थोड़ा लेट हो जाता हूं, यह बात मैं आपको फिर बता रहा हूं जी, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि वो थोड़ा रोजे का जो टाइम है वो रोजा 6:45 पर वो रोजा खुलता है, तो उसके बाद फिर नमाज पढ़ना, फिर थोड़ा टाइम लग जाता है थोड़ा, ठीक है ना, इस वजह से थोड़ा लेट हो जाते हैं जी। जी संजय जी कोई बात नहीं, धन्यवाद संजय जी। और आप लोगों का ये प्यार, ये मोहब्बत, क्योंकि 19 20 मिनट तक आप इंतजार करते हैं जी, बहुत वाकई मानना पड़ेगा, आप लोगों का जो ये लगाव है ये बहुत अच्छा लगाव है। और आप लोगों से ही मुझे मोटिवेशनल मिलता है, आप लोगों से ही उत्साह मुझे भी मिलता है जी हाँ। तो अब मैं ज्यादा टाइम यहां पर लगाए बिना मैं अपने टारगेट की तरफ चलता हूं, अपने उद्देश्य की तरफ चलता हूं जी हां। हमारा पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, पहला प्रश्न है हमारा जो आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हम बात करें कि कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, और राइट आंसर हमारा क्या आएगा जी। यहां पर धर्म प्रचारकों का नाम यहां पर धर्म प्रचारक दे रखे हैं, यहां पर देश दे रखे हैं, तो कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, और राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा। हम बात करें महेंद्र तथा संघमित्रा की, हम बात करें श्रीलंका, महेंद्र तथा संघमित्रा की हम बात करें तो श्रीलंका। इसके बाद महादेव की बात करें तो महिष मंडल अर्थात मैसूर। इसके बाद सोन तथा उत्तरा की बात करें तो सुवर्ण भूमि। इसके बाद रक्षित की बात करें तो महाराष्ट्र। तो कौन सा धर्म प्रचारक था जो यहां पर इस देश में सही सुमेलित नहीं है, और राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा जी। अनुपजेब जी और निषाद जी, संजय कुमार गुप्ता जी और राकेश कुमार जी, जो हमारा राइट आंसर है हमारा क्या आएगा। और इस प्रश्न की मैं बात करूं तो नेट की परीक्षा में यह प्रश्न काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। हम बात करते हैं अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अपने पुत्र तक को भेजा था और कुछ अपने राज्य से कुछ अन्य को भेजा था, तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर है, हमारा राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा जी। हम बात करें महेंद्र तथा संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद महादेव की बात करें तो महिष मंडल मैसूर भेजा था, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद सोन तथा उत्तरा की बात करें तो सुवर्ण भूमि भेजा था, अर्थात सुवर्ण भूमि अर्थात कर्नाटक भेजा था। सुवर्ण भूमि का तात्पर्य क्या है, ये कर्नाटक की तरफ से है। किसकी? कर्नाटक। क्योंकि इस कर्नाटक को सुवर्ण भूमि इसलिए भी कहा गया है क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए कर्नाटक के अंदर से सोने और चांदी तक की खाने प्राप्त होती है। इसके बाद हम बात करें जो ये रक्षित था, इसे वनवासी भेजा गया था, अर्थात इसे जंगलों की ओर भेजा गया था, वनवासी की तरफ भेजा गया था। महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो धर्म महारक्षित को भेजा गया था। किसको? धर्म महारक्षित को भेजा गया था महाराष्ट्र में। इसलिए जो हमारा राइट जो आंसर आएगा, राइट आंसर हमारा इस कड़ी में हमारा डी राइट आंसर आएगा। क्या आएगा? डी हमारा राइट आंसर आएगा। ये सही तरीके से सुमेलित नहीं है जी हाँ, राइट आंसर हमारा डी आएगा, जो सही तरीके से सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं जी राकेश जी ठीक है भाई। तो राइट आंसर क्या आएगा? डी हमारा यहां पर राइट आंसर आ जाएगा जी हां। और आजकल ऐसे मिलान वाले जो प्रश्न हैं, आजकल आपसे ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं जी हां। राइट आंसर बिल्कुल हमारा डी आएगा, बिल्कुल। हम बात करें राकेश जी, गीता जी, संजय जी और धर्मेंद्र जैन जी, तो राइट आंसर बिल्कुल राइट आंसर जो है हमारा निषाद, राइट आंसर हमारा डी आएगा। प्रश्न नंबर हमारा अगला है जो आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर हमारा अगला है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है जी। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है,
निम्नलिखित में से किस कृति को उसके फारसी अनुवादकों ने रज्मनामा शीर्षक दिया था? हम बात करें ये रज्मनामा जो शीर्षक है ये किसका दिया गया था, कौन से ग्रंथ का दिया गया था? राइट जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है अथर्ववेद का दिया गया था, अगला है लीलावती का दिया गया था, अगला है रामायण का दिया गया था, अगला है महाभारत का दिया गया था। तो किसका ये दिया गया था? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? किसका ये दिया गया था जी? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा भाई? बिल्कुल, हम बात करें जो ये महाभारत है, इस महाभारत का ही ये रज्मनामा शीर्षक दिया गया था, जिसका अर्थ है युद्ध का ग्रंथ। युद्ध का ग्रंथ जिसका अर्थ है, इसी का ये दिया गया था। बिल्कुल राइट आंसर जो है हमारा डी आ जाएगा। राइट आंसर क्या आएगा? डी आएगा। और जो ये अनुवाद जो है ये जो किया गया था ये फैजी के नेतृत्व में किया गया था। किसके में? फैजी के में। और जो ये फैजी थे अब्बुल फजल के भाई थे। किसके भाई थे? अब्बुल फजल के भाई थे। इसी के नेतृत्व में ये अनुवाद किया गया था। बिल्कुल राइट जो आंसर है हमारा यहाँ पर, राइट आंसर बिल्कुल हमारा डी आ जाएगा। युद्ध की पुस्तक, बिल्कुल जी, बिल्कुल गीता जी, राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पर डी आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? हम बात करें कि जो ये सुल्तानगढ़ी था ये मकबरा किसका था? राइट जो आंसर है क्या आएगा? अर्थात सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? राइट आंसर हमारा क्या आएगा? बिल्कुल लीलावती भास्कराचार्य का है। बिल्कुल राकेश, बिल्कुल। हम बात करें ये सुल्तानगढ़ी जो मकबरा है ये किसका मकबरा है? सुल्तानगढ़ी। हम सबसे पहले तो हम बात करें ये सुल्तानगढ़ी जो मकबरा है ये दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। ये सुल्तानगढ़ी जो मकबरा है ये नासिरुद्दीन महमूद का है। और इस मकबरे का जो निर्माण कराया था वो इल्तुतमिश ने कराया था। किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। अगली बात यह है ये भारत में सुल्तानगढ़ी मकबरा बनाया गया। ये भारत का पहला मकबरा है जिसे बनाया गया था। और इसे इल्तुतमिश का जो पुत्र था जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, तो उसी का ये मकबरा है। और अगली बात, ये जो नासिरुद्दीन जो महमूद थे ये 1229 ईस्वी में मंगोल आक्रमण में, कौन से आक्रमण में? मंगोल आक्रमण में ये शहीद हुए थे। मंगोल आक्रमण में ये शहीद हुए थे 1229 ईस्वी में। जी हाँ, इल्तुतमिश के पुत्र थे और भारत में बनाया गया ये पहला मकबरा था। बिल्कुल इल्तुतमिश का बेटा नासिरुद्दीन महमूद का। बिल्कुल 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 निशाद जी, बिल्कुल। तो राइट आंसर जो है हमारा डी आएगा। ये भारत में पहला मकबरा था और भारत में जो पहला मकबरा जो बनवाया है वो इल्तुतमिश ने बनवाया है। इसीलिए इल्तुतमिश को भारत में मकबरे का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकबरे का जनक जो कहा जाता है भारत में वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। हम बात करें जो शासक होता है, शासक की कब्र पर जो बनता है उसे मकबरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकबरा। और जो सूफी होता है, हम बात करें जो सूफी होता है, सूफी की कब्र पर जो बनाया जाता है उसे दरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे दरगाह कहा जाता है। इन दोनों चीजों में ये आपके लिए बड़ा अंतर है जी। जी हाँ, दोनों जो है, शासक की कब्र पर जो इमारत बनाई जाती है उसे मकबरा कहा जाता है और जो सूफी की कब्र पर कोई इमारत बनाई जाती है उसे दरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे दरगाह कहा जाता है या मजार कहा जाता है, या दरगाह या मजार कहा जाता है। राइट आंसर जो है हमारा यहां पर दिया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है जी। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। किस महत्वपूर्ण युद्ध के पूर्व बाबर ने तमगा कर को समाप्त करने की घोषणा की थी? हम बात करें जो ये तमगा जो कर है इसकी घोषणा बाबर ने कब की थी? पानीपत के युद्ध के समय की थी, खानवा के युद्ध के समय की थी और
चंदेरी के युद्ध के समय की थी, घाघरा के युद्ध के समय की थी, तो कौन से युद्ध के समय की थी तमगा कर को समाप्त करने की? सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि ये तमगा क्या होता है। ये तमगा क्या होता है? ये तमगा होता क्या चीज है? तमगा जो होता है ये मुस्लिम व्यापारियों से जो टैक्स लिया जाता था उसे तमगा कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमगा कर कहा जाता है। हम बात करें, बाबर के सामने ऐसी परिस्थितियां थी, बाबर सभी मुसलमान व्यापारियों को, सभी मुसलमान लोगों को अपनी ओर जोड़ना चाहते थे। इसीलिए बाबर ने खानवा के युद्ध से पहले घोषणा की थी कि जो मुस्लिम व्यापारियों से जो तमगा कर लिया जाएगा वो आने वाले समय में इस युद्ध के बाद, अर्थात अब वो जो तमगा कर है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। तो मुस्लिम व्यापारी भी बाबर की तरफ जुड़ गए और इसी समय बाबर ने घोषणा की थी कि मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। और इसी समय बाबर ने कहा था कि जो सैनिक अपना देश जाना चाहे वो अपना देश जा सकता है। और इसी समय बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। बिल्कुल हमारा जो राइट आंसर है हमारा बी आएगा। ये तमगा कर जो था ये मुस्लिम व्यापारियों से टैक्स लिया जाता था, उसे तमगा कर कहा जाता है। राइट आंसर बिल्कुल बी आ जाएगा। राइट आंसर बिल्कुल बी आ जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, गायत्री मंत्र समर्पित है। हम बात करें कि जो ये गायत्री मंत्र है ये किसको समर्पित है? राइट आंसर क्या आएगा? ये अदिति को समर्पित है, सावित्री को समर्पित है, इंद्र को समर्पित है और ये गायत्री को समर्पित है। तो ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? जब हम बात करते हैं ऋग्वेद के 10 मंडल होते हैं और उन्हीं में ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो गायत्री मंत्र से संबंधित है। और इसकी जो रचना जो की थी वो की थी विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। लेकिन हमारा प्रश्न तो यह है कि ये गायत्री मंत्र किससे संबंधित है, किसको समर्पित है? और एक बात और है, ये गायत्री मंत्र किस काम आया करता था? क्या काम आता था ये गायत्री मंत्र? ये गायत्री मंत्र कौन से काम में लिया जाता था? ऐसा क्या काम था जिसमें ये गायत्री मंत्र लिया जाता था? इस गायत्री मंत्र के माध्यम से अनार्य को आर्य बनाया जाता था। इस गायत्री मंत्र के माध्यम से। हम यह भी कह सकते हैं इस गायत्री मंत्र के माध्यम से शुद्धिकरण किया जाता था। क्या किया जाता था? शुद्धिकरण किया जाता था। बिल्कुल जो हमारा राइट आंसर है सावित्री, तो ये बी। राइट आंसर क्या आएगा? बी। और इस गायत्री मंत्र के लेखक तीसरा मंडल, कौन से मंडल में किया गया है? तीसरे मंडल में किया गया है। और किसने लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा है। विश्वामित्र ने लिखा है इसे। ये वही विश्वामित्र है जिसे पुरोहित के पद से सुदास ने हटाया था। किसने हटाया था? जिसे पुरोहित के पद से सुदास ने हटाया था। और सुदास ने इस विश्वामित्र के स्थान पर अपना पुरोहित जो बनाया था वो वशिष्ठ को बनाया था। ये वही विश्वामित्र है जिसने 10 शासकों को अपनी ओर मिलाकर इस सुदास के ऊपर आक्रमण किया था। ये वही है, ये वही सुदास है, ये वही विश्वामित्र है। और इसी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। आज भी हम बात करें तो आज भी ये गायत्री मंत्र जो है आज भी हमारे परिवारों में, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर में आज भी जो अनपढ़ औरतें होती हैं, जो बुजुर्ग औरत हैं, आज भी वो गायत्री मंत्र को बड़ी स्पीड के साथ पढ़ती है और आज भी वो इसके बारे में जानती है। बिल्कुल राइट आंसर जो है हमारा सावित्री आ जाएगा। बी राइट आंसर आ जाएगा जी। बिल्कुल ठीक है ना। राकेश कुमार जी वेरी गुड इवनिंग। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। जिस विवाह में कन्या शुल्क देने के साथ होती थी उसे कौटिल्य ने निम्न में से नाम दिया है। हम बात करें हिंदू धर्म के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते थे और उन 8 प्रकार के विवाह में वो कौन सा विवाह था जिसमें कन्या शुल्क देना पड़ता था? जब हम 8 विवाहों की बात करते हैं तो इनमें 4 पवित्र थे। ब्रह्म विवाह, देव विवाह और इसके बाद है अर्श विवाह, प्रजापति
प्रजापति विवाह, ये चार जो विवाह हैं ये पवित्र विवाह थे, ये पवित्र विवाह थे। इधर हम बात करें ए पवित्र विवाह, ए पवित्र विवाह की बात करें हम, नंबर अगला था ए पवित्र विवाह में आसुर विवाह, आसुर विवाह। नंबर अगला है गांधार विवाह, नंबर अगला है गांधार विवाह, और अगला है राक्षस विवाह, राक्षस विवाह, और अगला है पैशाच विवाह। क्या है? पैशाच विवाह। तो चार पवित्र हैं, चार पवित्र विवाह है इस तरीके से। और हमें आशुलायन गृह सूत्र से, आशुलायन गृह सूत्र से हमें इन विवाहों की जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें चार पवित्र थे और चार पवित्र थे। इनमें से कौन सा विवाह था जिसमें कन्या का शुल्क दिया जाता था? और राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? कौन सा है जिसमें कन्या शुल्क दिया जाता था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा है? आसुर जो विवाह है इसमें कन्या का शुल्क दिया जाता था। किसमें दिया जाता था? असुर विवाह में कन्या का शुल्क दिया जाता था। प्रजापति में विवाह का शुल्क नहीं दिया जाता था। प्रजापति में तो अपनी खुशी से ये विवाह किया करते थे। समझना यहां पर नंबर एक है ब्रह्म विवाह। चारों को मैं क्लियर कर, आठों को मैं क्लियर करा देता हूं। समझना, ब्रह्म विवाह, लड़की का पिता एक गुणवान लड़का ढूंढकर अपनी लड़की का विवाह करते थे, उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता था। और वर्तमान में सबसे ज्यादा जो विवाह चल रहा है वो ब्रह्म विवाह चल रहा है। इसके बाद देव विवाह, जो वेदों के जानकार जो लड़के होते थे उससे अपनी लड़की का विवाह करते थे, लड़की का पिता, उसे देव विवाह कहा जाता था। आर्ष विवाह उसे कहा जाता था, आर्ष विवाह उसे कहा जाता था। लड़की के पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती थी, अब बेचारा शादी का खर्चा वहन करने की हैसियत नहीं होती थी, तो उस समय लड़के के पिता से एक जोड़ी गाय और बैल लेते थे, उसे आर्ष विवाह कहा जाता था। लेकिन लड़की को बेच नहीं रहा है, बेचारे की मजबूरी है, बेचारे की मजबूरी है, इसलिए वो लेता है। प्रजापति विवाह उसे कहा जाता है। प्रजापति विवाह में लड़की का पिता एक गुणवान लड़का ढूंढकर उससे अपनी लड़की का विवाह करता है और कहता है कि आप जीवन भर खुश रहना। और प्रजापति विवाह में कुछ समय के लिए लड़के को परखने के लिए लड़की का पिता अपने घर पर भी रख सकता है। आसुर विवाह में लड़की को बेचा जाता है, आसुर विवाह में लड़की को बेचा जाता है। आपने देखा होगा ये छोटे छोटे कस्बों में जो सड़कों के पास जो रहते हैं, जो सड़कों के पास रहते हैं, जो बंजारे टाइप का रहते हैं, वो लड़कियों को आज भी बेचते हैं, उनमें ये प्रचलन में चल रहा है। गांधार विवाह है, एक प्रेम विवाह है, लव मैरिज है। और राक्षस विवाह है, लड़की को लड़की के घर से उठा लाते हैं, उसे राक्षस विवाह कहा जाता है। जैसे संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान उसके घर से उठा लाए थे। अगला है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह में यह होता है मंद बुद्धि की लड़की के शरीर पर अधिकार कर लिया जाता है। आपने छोटे छोटे कस्बों में देखी होगी, बहुत सी औरतें पागल होती हैं लेकिन वो प्रेग्नेंट होती हैं, या बहुत सी स्त्रियां पागल होती हैं, न्यूज में आता है कि पागल औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो वो पैशाच विवाह की कैटेगरी में आता है। अगली बात एक और है गांधार विवाह और राक्षस विवाह की। जब हम बात करते हैं तो महाभारत में इन दोनों विवाह को पवित्र विवाह कहा गया है। क्या कहा गया है? महाभारत में इन दोनों विवाह को पवित्र विवाह कहा गया है। और हम बात करें जो आसुर विवाह है, इसमें लड़की को बेचा जाता था, आसुर विवाह में लड़की को बेचा जाता था। नोट कर लेना, ये थे हमारे 8 प्रकार के विवाह और क्या क्या इनकी क्वालिटी होती है। जी हां, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो है हमारा असुर राइट आंसर हमारा ए आएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7। खुर्रम ने अपने विद्रोह के बाद समर्पण की शर्तों की अनुपालना में किन 2 पुत्रों को जहांगीर के दरबार में भेजा था? जब हम बात करें खुर्रम, अर्थात जब शाहजहां ने जब विद्रोह किया था 1622 ईस्वी में, जब शाहजहां ने 1622 ईस्वी में विद्रोह किया था और उसके बाद धरोहर के रूप में अपने 2 पुत्रों को जहांगीर के लिए सौंपा था, वो कौन कौन से पुत्र थे? मुराद और औरंगजेब, मुराद और शाहसुजा और औरंगजेब, दारा और औरंगजेब। तो किसको सौंपा था? राइट आंसर हमारा क्या आएगा जी? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा भाई?
संजय कौन कौन से पुत्रों को सौंपा था? राकेश, राम सिंह और धर्मेंद्र जैन जी, गीता जी। हम बात करें बिल्कुल दारा और मुराद को सौंपा था। किसको? दारा और मुराद को। राइट आंसर डी आएगा। दारा और मुराद को धरोहर के रूप में सौंपना पड़ा था, क्योंकि वो इसलिए कि कल को ये विद्रोह ना कर सके, इसलिए ये किया था। और इसमें नूरजहां की एक बहुत बड़ी चाल थी, तो इनको सौंपना पड़ा था दारा और औरंगजेब को। ये 1622 ईस्वी की ये घटना है। राइट आंसर जो है हमारा डी आएगा। राजेश कुमार जी, राजेश कुमावत जी और राकेश, गीता, धर्मेंद्र, राम सिंह, राजेश, संजय जी, बिल्कुल राइट आंसर जो है हमारा डी आएगा। दारा और औरंगजेब को। और ये दारा जो था ये इस शाहजहां का, दारा इस शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था दारा, जिसे नाम दारा शिको था, जिसे बुलंद अकबर कहा जाता था जी। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। जी हां, अगला है, हमने अपने मित्रों को ताकतवर बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया, उपयुक्त कथन किसका है? जी हां, यह कथन किसका है? और राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? यह लॉर्ड कॉर्नवालिस का कथन है, लॉर्ड वेलेजली का कथन है, सर जॉन शोर का कथन है और लॉर्ड डलहौजी का कथन है। तो यह कथन किसका है? राइट जो आंसर है क्या आएगा? मुराद और शाह सुजा होगा गुरु। नहीं 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 नहीं, शाह सुजा नहीं। यहां पर खुर्रम पूछा गया है, यहां पर राकेश खुर्रम पूछा गया था। शाहजहां ने कौन से पुत्रों को रखा था? तो दारा शिको और औरंगजेब को रखा था जी, ठीक है ना। मुराद और शाह सुजा नहीं आएगा। बिल्कुल, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1792 ईस्वी में आंग्ल मैसूर जो तृतीय युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर जो तृतीय युद्ध होता है, इस समय टीपू सुल्तान की पराजय हुई। इस समय टीपू सुल्तान की पराजय हुई और अंग्रेजों का जो साथ दिया था वो मराठा और निजाम ने साथ दिया था। और मराठा और निजाम को भी इसने कुछ हिस्सा दिया था। जी हां, कुछ हिस्सा इसने इनके लिए भी दिया था, मराठा और निजाम के लिए भी अपना साम्राज्य, इनके टीपू सुल्तान के साम्राज्य में से कुछ दिया था। और इसी समय कहा था कॉर्नवालिस ने, हमने अपने शत्रुओं को, हमने अपने मित्रों को भी मजबूत नहीं बनने दिया और हमने अपने शत्रु का भी दमन कर दिया। सबसे ज्यादा जो अंग्रेजों को जो डर था, जो खौफ था, वो था टीपू सुल्तान से। जी हां, टीपू सुल्तान से। जैसे ही टीपू सुल्तान की जब मृत्यु होती है, उस समय वेलेजली कहते हैं भारत का अर्थात पूर्व का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। जी हां, उसी समय कहते हैं। जी हां, अगर टीपू सुल्तान ना हारते तो शायद मराठे भी सहायक संधि ना करते, क्योंकि मराठों ने तब तक सहायक संधि नहीं की थी अंग्रेजों से जब तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ रहे थे। और उसी टीपू सुल्तान ने कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी और भेड़ की, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से अच्छी है जी। तो राइट आंसर जो है हमारा ए आएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। जी हां, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है। हम बात करें बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं जो 8 सिद्धांत हैं, उन 8 सिद्धांतों में जो शामिल नहीं है, तो शामिल क्या नहीं है? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? सम्यक वाणी शामिल नहीं है, सम्यक ज्ञान शामिल नहीं है, सम्यक जीवन यापन संबंधित नहीं है और सम्यक इच्छा शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? राइट आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा 9। अष्टांगिक मार्ग की जब हम बात करते हैं तो 8 सिद्धांत हैं। 8 सिद्धांत हैं अष्टांगिक मार्ग, जिन्हें मध्यम मार्ग कहा जाता है। ना ये मार्ग ज्यादा कठोर होते हैं, ना ये ज्यादा सरल होते हैं, ये बीच के मार्ग होते हैं। और जीवन यापन का सबसे अच्छा रास्ता बताया गया है इन अष्टांगिक मार्गों को। तो इसमें कौन सा है जो सही नहीं है? हम बात करें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका। जी हां, सम्यक आजीविका।
और इसके बाद सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक समाधि। तो हम बात करें, ये सम्यक इच्छा कहीं पर भी नहीं आया है अष्टांगिक मार्गों में, तो हमारा राइट आंसर हमारा डी आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। सम्यक वाणी आ गया, सॉरी भाई, सम्यक इच्छा, सम्यक इच्छा, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान भी भाई यहाँ पर, सॉरी यार भाई, देखने में गलतियां हो गई भाई, ठीक है ना। तो हम बात करें जो ये सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान भी इसमें नहीं आएगा। सम्यक ज्ञान जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। और सम्यक जो इच्छा है, ये इच्छा भी नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं बी और डी, बी और डी दोनों राइट है भाई, बी और डी दोनों राइट है। सम्यक ज्ञान भी जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, जिसके अनुसार, जैन धर्म के अनुसार जो ज्ञान है वो 3 प्रकार से प्राप्त, 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, तो उसी से संबंधित है हमारा। देखो हम बात करें अष्टांगिक मार्ग में क्या किया आता है? सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, अगला है सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, आजीविका, और अगला है सम्यक व्यायाम, 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 और सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, और अगला है सम्यक समाधि, सम्यक समाधि, ठीक है ना, सम्यक समाधि। तो हम बात करें, ये दोनों जो है बी और डी दोनों हैं जो हमारे यहां पर सही नहीं आएंगे जी, ठीक है ना। ये अष्टांगिक मार्ग हैं जिन्हें मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छी दृष्टि होनी चाहिए, अच्छा संकल्प लेना चाहिए, और अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए नैतिक, अच्छी आजीविका, पेट भरने के लिए आजीविका अच्छी कमानी चाहिए, और व्यायाम करना चाहिए। स्मृति, एक स्मृति जो चेतना है अच्छी होनी चाहिए। समाधि एक गूढ़, एक एकाग्रता, ठीक है, उस तरीके से। तो हमारा राइट जो आंसर है बी और डी दोनों ही सही है भाई आप लोगों के, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन से जैन तीर्थंकर वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे? हम बात करें जैन, कौन से जैन थे जो वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे? और राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? कौन से जैन थे भाई? ऑप्शन है अरिष्ट नेमी थे, पार्श्वनाथ थे, नेमिनाथ थे, और संभवनाथ थे। कौन थे जो वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? वासुदेव कृष्ण के समकालीन कौन थे भाई? वासुदेव कृष्ण के समकालीन कौन थे? और काफी बार ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है जी, काफी बार ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कौन थे। हम बात करें अगर हम बात करें महाभारत की, हम बात करें महाभारत के अंदर इस वासुदेव कृष्ण का, इस अरिष्ट नेमी को चचेरा भाई बताया गया है। क्या बताया गया है? चचेरा भाई बताया गया है इसे। और ये अरिष्ट नेमी जो थे ये 22वें तीर्थंकर थे, 22वें तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर थे? ये 22वें तीर्थंकर थे, और इसे वासुदेव कृष्ण का चचेरा भाई बताया गया है। कौन से ग्रंथ में? महाभारत ग्रंथ में बताया गया है। राइट जो आंसर है हमारा यहां पर ए आ जाएगा। धर्मेंद्र जैन जी, राकेश कुमार जी, गीता जी, राजेश कुमावत जी, निषाद राम सिंह चौहान जी और धर्मेंद्र जैन जी, बिल्कुल राइट आंसर हमारा ए आ जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा? हम बात करें कि महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? ऑप्शन है फ्रैंक मोरिस ने, चर्चिल ने, सैमुअल एडम्स ने, इरविन ने। तो गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने किया था, कहा था? एक है अर्धनंगा फकीर, एक है अर्धनंगा फकीर, एक है देशद्रोही फकीर। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक है अर्धनंगा फकीर, एक है देशद्रोही फकीर। तो यहां पर अर्धनंगा फकीर किसने कहा है और देशद्रोही फकीर किसने कहा है? इन दोनों में बड़ा अंतर है साहब, इन दोनों में अंतर है। जी हाँ,
किसने कहा है। और यहां पर स्टूडेंट जो है यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इन दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं किसने क्या क्या कहा था। राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा जी, संजय कुमार गुप्ता जी, गीता जी। राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा इसमें, यहां पर स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज होते हैं। हम बात करें जब महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब लंदन गए थे, जो जेम्स पैलेस में जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे वहां पर जब गए थे और जब वहां की सीढ़ियां चढ़ रहे थे जेम्स पैलेस की, उस समय महात्मा गांधी जी को इस फ्रैंक मोरिस ने अर्धनंगा फकीर कहा था। किसने कहा था, इस फ्रैंक मोरिस ने अर्धनंगा फकीर इसने कहा था महात्मा गांधी जी को। राइट आंसर यहां पर ए आ जाएगा। लेकिन जो ये चर्चिल थे, इस चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। क्या कहा था, देशद्रोही फकीर कहा था। और कहा था जब ये महात्मा गांधी जी जब सीढ़ियों पर जब चढ़ रहे थे जेम्स पैलेस की पर, वही महात्मा गांधी जी के पास एक चोला था जो डाल रखा था ऊपर से, और वही कम कपड़े पहनते थे। आपको मालूम होगा 1921 ईस्वी से महात्मा गांधी जी ने कम कपड़े पहनने प्रारंभ कर दिए थे। और जब महात्मा गांधी जी जब लंदन भी जाते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, वहां पर भी कम ही कपड़े पहनकर गए थे। और उसी समय ये महात्मा गांधी जी की आलोचना उस तरीके से शब्द का प्रयोग किया था, अर्धनंगा फकीर कहा था, क्योंकि आधे कपड़े पहन रखे थे और इसने अर्धनंगा फकीर कहा था। जी हां, तो यहां पर राइट आंसर जो है हमारा फ्रैंक मोरिस, तो राइट आंसर जो है हमारा ए आ जाएगा। राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर जो है हमारा ए आएगा जी। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी जी जब 1921 ईस्वी के बाद, उसके बाद महात्मा गांधी जी ने कभी पूरे कपड़े नहीं पहने थे जी, कभी पूरे कपड़े नहीं पहने महात्मा गांधी जी ने उसके बाद। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां है, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ की थी। हम बात करें जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने जो दांडी यात्रा जो प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 ईस्वी में जो दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, जो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चलती है, 1930 ईस्वी तक चलती है। और यह दांडी यात्रा का जो आदर्श वाक्य था वो क्या था, आदर्श वाक्य क्या था दांडी यात्रा का, विजय अथवा मौत, करो या मरो, अभी अथवा कभी नहीं। और अगला है अंत तक लड़ो। तो राइट आंसर क्या आएगा, आदर्श वाक्य क्या था जी, आदर्श जो वाक्य था वो क्या था। और राइट आंसर हमारा क्या आएगा, जो महात्मा गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की थी। दांडी जो है नौसारो जो गुजरात में स्थित है, वहां तक की जो यात्रा की थी, उस समय आदर्श वाक्य क्या था, आदर्श वाक्य था अंत तक लड़ो। क्या था, अंत तक लड़ो। और अगली बात यह थी, जब महात्मा गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया था, उस समय इस दांडी आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, वो अब्बास तैयब जी ने नेतृत्व किया था। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद दांडी यात्रा या सविनय विज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था, तो याद रखना वो राइट आंसर जो आएगा अब्बास तैयब जी आएगा। क्या आएगा, अब्बास तैयब जी आएगा। यहां पर राइट आंसर जो है हमारा डी आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ऋतिक कुमार जी बिल्कुल, अनुज पी बिल्कुल डी। गुरु जी 11 नंबर क्वेश्चन फिर से देखा, चर्चिल होगा, नहीं चर्चिल नहीं होगा, उसमें फ्रैंको मोरिस होगा, चर्चिल नहीं होगा भाई, फ्रैंको मोरिस होगा, उसमें चर्चिल नहीं होगा। चर्चिल जो होगा वो देशद्रोही फकीर में होगा, समझना। यहां पर हम बात करें फ्रैंको मोरिस होगा अर्धनंगा फकीर में। जब देशद्रोही फकीर की बात आएगी तो उसमें चर्चिल होगा। ये प्रश्न स्टूडेंट को बड़े कंफ्यूज करते हैं जी, ये प्रश्न। जी हां, ये प्रश्न जो हैं आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजन में डालते हैं। और हमारा जो यहां पर राइट आंसर आएगा, देख लीजिए एक बार, दोबारा देख लीजिए। 100% चर्चिल नहीं आएगा, राकेश कुमार चर्चिल नहीं आएगा, देशद्रोही फकीर में चर्चिल आएगा भाई, ठीक है ना, देशद्रोही फकीर में चर्चिल आएगा भाई, देशद्रोही में चर्चिल आएगा, अर्धनंगा फकीर में फ्रैंक मोरिस आएगा। यहां पर स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं जी, ठीक है ना।
अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13वां है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13वां है, जो राइट आंसर इसका क्या आएगा? जी हां, हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 13वां है। निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में से किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं सेवंत राय तथा तिलक को नियुक्ति दी थी? हम बात करें सेवंत राय और तिलक को नियुक्ति किसने दी थी? सेवंत राय और तिलक को नियुक्ति किसने दी थी? राइट जो आंसर है क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा 13वां है, जो आपकी स्क्रीन पर है जी। देखिए राकेश जी, देखिए भाई, देखिए हम बात करें किसने नियुक्ति दी थी सेवंत राय और तिलक के लिए, और सेवंत राय और जो तिलक थे एक बड़े अच्छे सम्मानजनक पद पर थे ये। जी हां, किसने नियुक्ति दी थी? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? हम बात करें ये नियुक्ति जो दी थी ये महमूद गजनवी ने दी थी। किसने दी थी? महमूद गजनवी ने दी थी जी। राइट आंसर जो आएगा हमारा यहां पर बी आएगा। राइट जो आंसर आएगा हमारा यहां पर बी आएगा। ये महमूद गजनवी ने नियुक्ति दी थी। किसने? महमूद गजनवी ने नियुक्ति दी थी। राइट आंसर बी आएगा। और महमूद गजनवी ने बड़े बड़े पदों पर हिंदुओं को भी नियुक्त किया था। और महमूद गजनवी जब भारत आए थे, जिसने भारत पर 17 आक्रमण किए थे, प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था और अंतिम आक्रमण जो 17वां जो किया था 1027 ईस्वी में खोखरो जाति का दमन करने के लिए किया था, जो जाट जाति थी पंजाब की, ठीक है। और 1025 में जो आक्रमण किया था सोमनाथ के मंदिर पर किया था, जो शिव मंदिर है। और ये महमूद गजनवी भारत से काफी किन्नरों को भी अपने साथ लेकर गए थे। मध्यकाल और प्राचीन काल में किन्नरों का बहुत ज्यादा महत्व था, क्योंकि ये जो किन्नर होते थे, जहां स्त्रियां रहती थी जिसे जनाना खाना कहा जाता था, तो वहां की देखभाल ये ही किया करते थे। तो राइट आंसर जो है हमारा बी आ जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14वां है जी। नाना देशी क्या है? हम बात करें कि जो ये नाना देशी है, ये नाना देशी क्या है? एक व्यापारिक केंद्र है, एक व्यापारिक श्रेणी है, एक बंदरगाह है, अमीर वर्गों का एक समूह है। तो ये नाना देशी क्या है? जब हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हैं, किसका? दक्षिण भारत का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें ये नाना देशी आती है। तो नाना देशी क्या है? हमारा जो राइट जो आंसर है हमारा राइट आंसर क्या आएगा? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? ये नाना देशी क्या है जी? एक व्यापारिक केंद्र है, एक व्यापारिक श्रेणी है, एक बंदरगाह है, अमीर वर्गों का एक समूह है। तो क्या है ये नाना देशी? क्वेश्चन नंबर हमारा 14वां जी। राम सिंह चौहान, राकेश, राजेश, धर्मेंद्र जैन जी, निषाद जी और संजय कुमार गुप्ता जी, अनुजेब जी, गीता जी, बिल्कुल ये एक व्यापारिक श्रेणी है। क्या है? एक व्यापारिक श्रेणी है, बिल्कुल राइट है। राइट आंसर हमारा बी आएगा। क्या है? एक व्यापारिक श्रेणी है और एक दक्षिण भारत से संबंधित है। राइट आंसर जो है हमारा बिल्कुल बी आ जाएगा, बिल्कुल। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है जी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15वां। क्वेश्चन नंबर हमारा 15वां है। हम बात करें हैनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? हम जब बात करते हैं जो हैनसांग जो 629 ईस्वी में भारत आए थे और हैनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षा प्राप्त की थी। और हैनसांग ने बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। दूर तक व्यापार करने वाला बड़ा, बिल्कुल बिल्कुल गीता जी, नाना देशी। तो कितने विद्यार्थी थे जो शिक्षा प्राप्त करते थे? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? बिल्कुल हम बात करें तो यहां पर हैनसांग ने बताया था जो शिक्षक थे वो 1510 शिक्षकों की संख्या थी। शिक्षकों की संख्या की हम बात करें तो 1510 थी। और हम विद्यार्थियों की हम बात करें तो विद्यार्थी जो थे वो कितने थे? 10,000 विद्यार्थी थे। विद्यार्थी कितने थे? 10,000 थे, ठीक है ना। और हम बात करें शीलादित्य, कौन? शीलादित्य जो थे, शीलादित्य यहां के उस समय क्या थे? प्रिंसिपल थे शीलादित्य। तो हमारे जो राइट आंसर है हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा?
ये आ जाएगा, ठीक है ना। और हम बात करें रत्न सागर, रत्न सागर, रत्न रंजक, रत्न रंजक और रत्नोधि, रत्नोधि, ये जो पुस्तकालय थे, जो पुस्तकालय थे, पुस्तकालय भी जो थे ये यही के पुस्तकालय थे। शीलादित्य का प्रयोग तो हर्षवर्धन के लिए किया था इसने। तो यहां पर हम बात करें तो शीलभद्र को बताया था प्रिंसिपल, किसको? प्रिंसिपल बताया था शीलभद्र को, शीलभद्र, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा यहां पर? राइट जो आंसर आएगा हमारा यहां पर सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। और हम बात करें इस नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गांव जो दान दिए थे वो हर्षवर्धन ने दिए थे। हर्षवर्धन ने जो दिए थे, जिसे शीलादित्य कहा गया है, इसके लिए कितने गांव दान दिए थे? 100 गांव दान दिए थे हर्षवर्धन ने इसके लिए जी। हर्षवर्धन ने इसके लिए 100 गांव दान दिए थे, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो है हमारा सी आएगा। शीलादित्य इस हर्षवर्धन के लिए शीलभद्र यहां का प्रिंसिपल बताया था हैनसांग ने, जिसने पुस्तक लिखी थी, शीयू की नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला हमारा प्रश्न है समुद्रगुप्त द्वारा पराजित कांची का राजा था। हम बात करें कि समुद्रगुप्त के द्वारा जो कांची का जो शासक पराजित किया गया था उसका नाम क्या था? हम बात करें समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया था। कितने शासकों को? 12 शासकों को पराजित किया था, जो दक्षिण भारत के 12 शासक थे। इन 12 शासकों के साथ इन्होंने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई थी। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई थी। ग्रहण का अर्थ होता है इनसे धन स्वीकार किया। क्या? धन स्वीकार किया। मोक्ष का अर्थ होता है इन्हें जो गिरफ्तार किया गया था तो इन्हें मुक्त कर दिया गया। अनुग्रह का अर्थ होता है इनका राज्य को इन्हें वापस सौंप दिया, वापस सौंप दिया राज्य को, यह है अनुग्रह। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई थी दक्षिण भारत के शासकों के साथ। और हम बात करें जो कांची का जो शासक था उसका नाम क्या था? हम कांची के शासक की बात करते हैं। कांची का शासक का नाम था विष्णुगुप्त था। क्या नाम था? विष्णुगुप्त था। कौशल के शासक की हम बात करें, कौशल के शासक का नाम महेंद्र था। क्या था? महेंद्र था। और कुबेर की बात करें तो ये देवराष्ट्र के शासक थे। कहां के थे? देवराष्ट्र के शासक थे। शिवामित्र की बात करें तो ये कोट्टूर के शासक थे। कहां के थे? कोट्टूर के शासक थे स्वामी दत्त। और आप देखेंगे अगर नेट की परीक्षाओं में, आप देखेंगे अगर पीजीटी की परीक्षाओं में, तो आपको यह पता चलेगा ये प्रश्न आजकल मिलाया जा रहे हैं। दिनेश गुर्जर जी उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया था। उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया था और 3 जंगली राजाओं को, आदिवासियों को भी पराजित किया था। दिनेश गुर्जर जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन दक्षिण भारत के शासकों के साथ इन्होंने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई थी। उनसे इसने धन ग्रहण किया, उनकी बहन या बेटियों से विवाह किया। अगला है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ यह है जो उन्हें जेलों के अंदर बंद किया गया था उन्हें रिहा कर दिया, अर्थात उन्हें मुक्त कर दिया। अनुग्रह का अर्थ यह है उनके राज्य पर जो अधिकार स्थापित किया था, उनके राज्य को पुनः उन्हीं को सौंप दिया, अर्थात उनके ऊपर अनुग्रह अर्थात उपकार भी उनके ऊपर कर दिया। तो ये जो नीति अपनाई थी ये दक्षिण भारत के राज्यों के साथ ये नीति अपनाई गई थी, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की। क्योंकि समुद्रगुप्त ये अच्छी तरीके से जानते थे क्योंकि दक्षिण भारत पर शासन करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए उनके साथ इसने एक अच्छा संबंध बनाकर उन्हें छोड़ दिया गया था। जी हां, और ये 100 युद्धों का जिसमें विजेता कहा गया है प्रयाग प्रशस्ति में, और उसी प्रयाग प्रशस्ति की पंक्तियों से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। जी हां, उसी प्रयाग प्रशस्ति से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। राइट आंसर जो है यहां पर जो कांची का था वो विष्णुगुप्त था। ये शासक आपसे पूछे जाते हैं, आपसे ये मिलान में पूछे जाते हैं, इन्हें आप जरूर याद करना। आप देखेंगे नेट सेट पीजीटी कोई लेक्चर के पेपर आप देखेंगे, अगर 2-3 साल पीछे का उठाएंगे तो हर पेपर के अंदर आपको ये प्रश्न मिलेंगे, तो इसलिए इन प्रश्नों को याद रखा करें आप। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17वां है। किस संगम साहित्य कृति में उल्लेख है कि आर्यों ने विवाह
का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया। जब हम बात करते हैं भारत के अंदर, जब हम वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं, जब भारत के अंदर हम विवाह की बात करते हैं, यूं तो विवाह की जानकारी आशुलायन गृह सूत्र से भी प्राप्त होती है, लेकिन एक ग्रंथ और है जो दक्षिण भारत का ग्रंथ है, जो संगम काल से जुड़ा हुआ है, उससे भी विवाह की जानकारी प्राप्त होती है। तो वो ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है वो तोलकप्पियम ग्रंथ है, अगला ऑप्शन है मणिमेखले ग्रंथ है, अगला ऑप्शन है ऐतुगोय ग्रंथ है, और अगला है पत्तुपट्टु ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है दक्षिण भारत का जिससे विवाह के बारे में जानकारी यहां से भी प्राप्त होती है? और राइट जो आंसर है हमारा यहां पर क्या आएगा? क्या हमारे पास यहां पर राइट आंसर आएगा जिससे हमें विवाह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? यूं तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, यूं तो हमें आशुलायन गृह सूत्र से भी पता चलता है कि 8 प्रकार के विवाह थे, लेकिन हमें एक ग्रंथ यहां पर भी है जिससे हमें पता चलता है विवाह के संस्कारों की पता चलता है, और वो ग्रंथ है तोलकप्पियम है। कौन सा है? तोलकप्पियम है, जो द्वितीय संगम काल में लिखा गया था। तोलकप्पियम, जिसे तोलकप्पियर ने लिखा था। किसने? जिसे तोलकप्पियर ने लिखा था। और ये तोलकप्पियम जो है ये साहित्य का भी है, ये साहित्य जिसे हम व्याकरण का ग्रंथ भी इसे कहते हैं। किसका? व्याकरण का ग्रंथ भी कहते हैं। और इसी से हमें विवाह के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, तोलकप्पियम से प्राप्त होती है। तोलकप्पियम जो द्वितीय संगम काल में लिखा गया था, और द्वितीय संगम काल का जो एकमात्र ग्रंथ है जो हमें अवेलेबल होता है उसका नाम है तोलकप्पियम है। क्या है? तोलकप्पियम उसका नाम है। राइट आंसर जो है हमारा यहां पर राइट आंसर हमारा आ जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर जो है हमारा यहां पर हमारा यहां पर राइट आंसर आ जाएगा। आजकल आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, संगम काल के आपसे ग्रंथ पूछे जाते हैं, कौन से ग्रंथ कब लिखा गया, किसने लिखा, और कौन से ग्रंथ से क्या जानकारी प्राप्त होती है? विवाह की जानकारी, व्याकरण की जानकारी, बौद्ध धर्म की जानकारी कौन से ग्रंथ से प्राप्त होती है? ऐसे आपसे प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। जी हां, हमारे एमसीक्यू का उद्देश्य यह है आपको यह पता चल जाए कि प्रश्न कहां से किस तरीके से बनते हैं। जी हां, आपको यह पता चल जाए। एक जो टीचर होता है, टीचर ये नहीं है कि टीचर आपको सारी चीजों को बताता है, बस टीचर आपको एक रास्ता दिखाता है। टीचर आपको एक रास्ता दिखाता है, गुरु आपको एक रास्ता दिखाता है। गुरु एक उस सड़क की तरह होता है जो खुद अपनी जगह पर रहता है लेकिन शिष्यों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। और यही चीज हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चनों में बताते हैं, यही चीज आपको हम एमसीक्यू क्वेश्चनों में बताते हैं, जिसके माध्यम से आपको यह पता चल जाए कि प्रश्न किस तरीके से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे विवाह के बारे में दक्षिण भारत का कौन सा ग्रंथ है जिससे विवाह की जानकारी प्राप्त होती है? तो तोलकप्पियम है, और यह द्वितीय संगम काल से जुड़ा हुआ है जिसे तोलकप्पियर ने लिखा था, और एकमात्र ग्रंथ है जो संगम काल से, जो 3 संगम संहिताएं होती हैं, सम्मेलन होते हैं, उनसे जो संबंधित है। ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राइट आंसर जो है हमारा ए आएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? हम बात करें पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण की जो स्थापना है वो किसके काल में हुई थी? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स के समय में, लॉर्ड वेवेल के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में, विलियम बेंटिंग के समय में। तो किसके समय में की गई थी? राइट जो आंसर है हमारा राइट आंसर हमारा क्या आएगा? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? किसके समय में की गई थी? जी हां, क्वेश्चन नंबर हमारा 18वां है जो आपकी स्क्रीन पर है। जी हां, राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? गीता जी, राजेश कुमावत जी, देखो एक बात समझना, यूं तो पुरातत्व विभाग के जनक कनिंघम को कहा जाता है,
उस कनिंघम को कहा जाता है जिसने 1853 ईस्वी में वृषभ की मूर्ति खोजी थी। कहां से? हड़प्पा से खोजी थी। इस कनिंघम को कहा जाता है पुरातत्व विभाग के जनक। लेकिन ये जो पुरातत्व विभाग का जो स्थापना जो की थी वो बिल्कुल लॉर्ड कर्जन ने की थी 1904 ईस्वी में। भारत की पुरानी इमारत जो थी उनकी मरम्मत का जो कार्य किया था वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। कर्जन के शासनकाल में कुछ अपवाद भी थे, ये एक अच्छा काम था जो लॉर्ड कर्जन के समय में था। राइट आंसर जो हमारा आएगा हमारा सी आएगा। लेकिन आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहा जाता है तो इस कनिंघम को पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। जी हां। और अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय खुदाई के समय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन थे तो जॉन मार्शल अध्यक्ष थे। आजकल इस तरीके के आपसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। राइट आंसर जो है हमारा सी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। यह प्रश्न भी आपको कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है जी। हम बात करें देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, उपयुक्त कथन किसका है? देश प्रेम धर्म है। यश हम बात करें जो देश प्रेम है वो धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, ये उपयुक्त कथन किसका है? और राइट जो आंसर है हमारा राइट आंसर हमारा क्या आएगा? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा भाई? देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है। यहां पर राइट जो आंसर है क्या आएगा? जी हां, राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? और एक सिद्धांत थे शिवधर्म, शिव भाषा और शिव देश। ये सिद्धांत जो थे ये सिद्धांत भी एक महान धार्मिक सुधारक के थे जिसने कहा था शिवेम की भाषा शिवेम का देश और शिवेम का धर्म सबसे अच्छा धर्म होता है। जी हां, सबसे अच्छा धर्म होता है। जी देखो, फ्रैंक मोरिस ने अर्धनंगा बिल्कुल संजय जी वही मैं आपने बता रहा था। अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मोरिस ने कहा था। और देशद्रोही जो फकीर कहा था, देशद्रोही फकीर जो कहा था वो किसने कहा था? वो कहा था चर्चिल ने कहा था। यही तो बात मैं बता रहा था जी। बिल्कुल संजय जी मैं सही बता रहा था ना। एक बार यस और कर देना संजय जी। हमारा यहां पर राइट आंसर क्या आएगा? हमारा यहां पर राइट जो आंसर है हमारा राइट आंसर हमारा क्या आएगा? हम बात करें ये जो कहा है ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। ये जो कथन है ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। जी हां, ये क्या कहा है? देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है। ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को सबसे ज्यादा उत्पन्न शिव धर्म, शिव देश और शिव भाषा का सिद्धांत किसने दिया था? वो क्या आएगा? वो आता दयानंद सरस्वती आता था। क्या आता? दयानंद सरस्वती आता। बिल्कुल संजय जी, ठीक है ना। तो दयानंद सरस्वती आता। और यहां पर देश प्रेम की जब बात आती है तो स्वामी विवेकानंद जी आता है। और जब हम बात करें एक मानवता की, जब हम बात करते हैं तो मानवता में भी सबसे बड़ा जो नाम आता है स्वामी विवेकानंद जी का आता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था जो व्यक्ति गरीब लोगों के रुपए से शिक्षा प्राप्त कर लेता है और फिर गरीबों के लिए वो कोई काम नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति जो है वो गरीबों के साथ एक धोखा कर रहा है। ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। तो हमारा राइट जो आंसर है हमारा राइट आंसर यहां पर क्या आएगा? स्वामी विवेकानंद जी आएगा। राइट आंसर हमारा बी आएगा। ठीक है ना। आर्य विशी एम बी बिल्कुल सही, बिल्कुल। राम सिंह जी बिल्कुल, और गणपत सिंह जी बिल्कुल, दिनेश गुर्जर, धर्मेंद्र जैन जी, ऋतिक कुमार जी। राइट आंसर जो हमारा आएगा यहां पर बी आएगा जी। ठीक है ना। अगला हमारा प्रश्न है
अगला हमारा प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है जी, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? जो ये उज्जैन है, इस उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? राइट आंसर हमारा क्या आएगा? उज्जैन। और हम बात करते हैं जब 16 महाजनपदों की हम बात करते हैं, उन 16 महाजनपदों में एक उज्जैन का भी नाम आता है, एक उज्जैन का भी नाम आता है। और हम बात करें उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका, कान्य कुंज, तक्षशिला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? हमारा राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? उज्जैन का नाम जी, उज्जैन का जो नाम है क्या आएगा? और हम बात करें जो ये उज्जैन है इसका नाम अवंतिका। हम बात करें जो अवंती है, अवंती की राजधानी उज्जैन इसी की राजधानी थी। और हम बात करें एक इसकी राजधानी जो थी, एक इसकी राजधानी थी महिष्मती, एक इसकी राजधानी थी महिष्मती भी इसी की राजधानी थी। तो अवंतिका जो है अवंतिका से बना है। तो राइट आंसर जो है हमारा यहां पर ए आएगा जी, ठीक है ना। राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर हमारा यहां पर ए आएगा। तो ये थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से हमारे 20% थे। और ये 20% की जो क्लास है हमारी ये क्रम अनुसार हमारी क्लास चल रही है। जी हां, हमारी ये क्रम अनुसार हमारी क्लास चल रही है। और आज की जो हमारी क्लास थी 18वीं क्लास थी आज की हमारी, और क्लास की जो हमारी टाइमिंग है वो 8 बजे प्रारंभ होती है। और आजकल थोड़ा कारणवश थोड़ी 5-10 मिनट 10-15-20 मिनट आजकल थोड़ी लेट हो जाती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारी क्लास टाइम पर ही स्टार्ट हो। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लास्ट में लाइक कर दिया करें, क्योंकि बीच में हम आपसे बिल्कुल नहीं बोलते लाइक और शेयर करने का। तो लास्ट में अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दिया करें भाई। और अगर कोई भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर, सेट, नेट या पीजीटी कहीं से भी कोई हिस्ट्री से कोई तैयारी करना चाहता है तो वो तैयारी कर सकता है। और हम बात करें जो हमारा जो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का। जी हां, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, द वर्ल्ड क्लासेस जयपुर का मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और यहां से आप क्लास भी यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी जो बाकी जो क्लासें हैं वो क्रमबद्ध तरीके से चल रही हैं। और हां, आपको मैं आज सूचित कर देता हूं संडे को हमारा टेस्ट होगा। आपको मैं आज सूचित कर देता हूं संडे को हमारा टेस्ट लिया जाएगा। जी हां, संडे को हमारा टेस्ट लिया जाएगा। और संडे को जो हमारा टेस्ट होगा वो 5 बजे होगा और हड़प्पा सभ्यता का होगा, एप्लीकेशन के माध्यम से होगा जी। इसी द वर्ल्ड क्लासेस जयपुर के एप्लीकेशन पर हमारा संडे को टेस्ट होगा जो हमारा 5 बजे होगा, हड़प्पा सभ्यता का होगा। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं 50 प्रश्न आएंगे हड़प्पा सभ्यता के, जो संडे को हमारा टेस्ट होगा। सभी एक बार अपने टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लें और हमारा टॉपिक अनुसार क्रम अनुसार जो हमारे टेस्ट हैं वो हमारे टेस्ट होते रहेंगे। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन और बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, तो इस तरीके से हमारा क्रम अनुसार जो हमारे टेस्ट हैं वो हमारे टेस्ट होंगे। तो आप संडे को, जी हां, आपके पास टाइम है, अच्छी तरीके से तैयारी कर लें, क्योंकि फिर आपको आपके प्रदर्शन का भी पता चल जाएगा कि आपका जो प्रदर्शन है वो कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। क्योंकि 50 प्रश्न है आपके लिए, कितने हैं? 50 प्रश्न है और संडे को आपका टेस्ट होगा भाई। ठीक है भाई। और बाकी जो क्लास है हमारी एमसीक्यू जो क्लास है बाकी वो हमारी क्रम अनुसार हमारी क्लासें चलेंगी। कल भी हमारी जो क्लास है वो 8 बजे ही क्लास है। जो स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहां पर हमारा जो चैनल है ये पीजीटी, नेट, कॉलेज लेक्चरर, सेट के अनुसार चैनल है। जी हां, बाकी फफोन कैसी भी आपको यहां पर नहीं मिलती है, ना कोई टीजीटी का मिलता है ना कोई कांस्टेबल का। एक लेवल के हिसाब से हम चलते हैं, चाहे हमारे पास व्यूज कम आए चाहे ज्यादा आए, जितने भी हमारे से जुड़े हुए हैं बस उतने ही हमारे लिए काफी हैं जी, क्योंकि एक लेवल जो है हम उसी लेवल से चलते हैं। ठीक है भाई, और कोई प्रश्न? नाइट में नहीं हो सकता सर इसी टाइम। संजय भाई थोड़ा देखिए। संजय भाई नाइट में संजय भाई क्लास होती है, और अगर आप लोगों को लगता है कि नाइट में आपका टेस्ट लिया जाए तो मैं आपका नाइट में ले लूंगा टेस्ट।
एक बार जितने जुड़े हुए हैं एक बार सब कमेंट करके बताना कि आपका टेस्ट किस टाइम सही रहेगा। जी हां, जी हां। भाई राकेश, राकेश उस प्रश्न को मैंने अच्छी तरीके से देख रखा है, एक बार नहीं अनेकों बार देख रखा है। यह बात मैं पहले भी बता रहा था, यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और ऐसी चीजों पर बहस करना अच्छा नहीं है। और अगर आपको लगता है कि इसका आंसर ये आएगा तो एक बार आप उसको देख लो और फिर आप मुझे जब सेंड करो कि ये है इसका, तो फिर उस पर बहस करना भी सही होता है। फालतू का भाई बहस करना कोई अच्छा बात नहीं होती भाई, मेरा मानना तो ये है भाई, ठीक है ना। क्योंकि हमें तर्क वितर्क जब करना चाहिए जब हम उस चीज के बारे में हमारे पास एक अच्छी जानकारी मिल जाए, तब हम उसका तर्क वितर्क करें तो अच्छा रहता है, वरना अन्यथा कोई मतलब नहीं रहता भाई, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग एक नेट के, आप लोग एक भावी एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो इस तरीके से फिर आपको भी काफी अपने आप में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको अपने आप को भी उसी अनुसार ढालना पड़ेगा भाई। तो ऐसे करते हैं भाई, ऐसे करते हैं भाई, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब भी करते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। तो फिर रात को आपका टेस्ट ले दें, ठीक है भाई, रात में आपका टेस्ट ले दें। रात में आपका टेस्ट ले देते हैं, फिर आपका रात में टेस्ट कितने बजे से लें भाई? ऐसा करते हैं फिर रात में आपका टेस्ट 7 बजे ले देते हैं एप्लीकेशन पर। रात में आपका टेस्ट एप्लीकेशन पर 7 बजे चालू कर दें भाई, डन कीजिए, डन कीजिए भाई। रात को 7 बजे, शाम को 7 बजे आपका टेस्ट एप्लीकेशन पर, और फिर 8 बजे क्लास हो जाएगी। दोनों काम हो जाएंगे भाई संडे को। आपका जवाब का इंतजार है भाई। ठीक है भाई, 7 PM टू 8 PM, ठीक है, डन। ठीक है भाई, डन, 7 PM से 8 PM, ठीक है। और राकेश कुमार जी, हर चीज अगर गूगल पर होती तो किताब पढ़ने की कभी जरूरत ना होती। आपको पता होना चाहिए, जो ये ब्लॉग लिखते हैं गूगल पर, ये जो एडिट करते हैं, आपको पता होना चाहिए ये 10वीं 12वीं ऐसे भी पढ़े लोग होते हैं। बहुत सी चीजें आपको गूगल पर, बहुत सी चीजें गलत मिल जाएगी। अगर सारी चीजें गूगल पर मिलती तो किताबों की कभी कभी, गुरुओं की कभी जरूरत ना पड़ती भाई, ठीक है भाई। ठीक है भाई, 7 से 8 बजे संडे को आपका टेस्ट होगा भाई, ठीक है भाई। लेकिन संडे को है टेस्ट भाई, राकेश आप थोड़ा एडजस्ट करना क्लास को। तो 7 से 8 बजे आपका टेस्ट हो जाएगा संडे को, और उसके बाद 8 बजे आपकी क्लास हो जाएगी भाई, ठीक है ना। और उसके बाद अगले दिन आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी आपका सुना दिया जाएगा, किस तरीके से आप लोगों ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है उस हिसाब से, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आप सभी को गुड नाइट, धन्यवाद और जय हिंद। फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ जी। टेक केयर, गुड नाइट। ठीक है भाई, गुड नाइट संजय जी, राकेश जी, धर्मेंद्र जैन जी और अन्य जितने स्टूडेंट हैं, ठीक है भाई, गुड नाइट। और संडे को आपका जो टेस्ट है वो 8 बजे आपका टेस्ट लिया जाएगा जी। 7 बजे आपका टेस्ट लिया जाएगा, 7 से 8, और फिर 8 बजे आपकी जो MCQ वाली जो क्लास है वो क्लास आपकी ली जाएगी, ठीक है। धर्मेंद्र जैन जी गुड नाइट, संजय जी गुड नाइट, राकेश गुड नाइट जी, ठीक है ना। धन्यवाद, धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद संजय, धन्यवाद भाई, धन्यवाद, ठीक है। ठीक है भाई धर्मेंद्र, ठीक है भाई, धन्यवाद भाई, गुड नाइट आप सभी को, टेक केयर।